रीजनिंग का सवाल है, कह रहे कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसके 6 फलकों पर 1 से 6 तक अंक दिए गए हैं। उस संख्या का चयन करिए जो अंक 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर है, बताइए। यानी कि 3 के विपरीत आपको बताना है, एक यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो अलग-अलग पासे पर हों लेकिन सेम हो। जैसे कि 1 और 4 यहाँ पर है और 1 और 4 यहाँ पर भी है, तो आपसे 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। क्या शर्त है? 2 समान होना चाहिए। जैसे कि 1 और 4 यहाँ पर भी, 1 और 4 यहाँ पर भी है, तो अगर 5 का विपरीत पूछते तो 3 बताते। 3 का विपरीत यहाँ पर पूछा गया तो साथियों 5 बताओगे। 5 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए, 2 सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों कथन और निष्कर्ष से। तो इस सवाल को देख लीजिए साथियों, समझ लीजिए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा जहां से एक सवाल पक्का साथियों आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कथन में कि कोई रचनात्मक नियोक्ता, यानी कि कोई रचनात्मक जो है ना वो नियोक्ता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गए, ये आपके रचनात्मक हो गए, है ना। क्या हो गए साथियों? रचनात्मक हो गए। और कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं है, तो ये साथियों नियोक्ता हो गए। और कट लगा दिया कि कोई रचनात्मकता नियोक्ता नहीं और कोई नियोक्ता रचनात्मकता नहीं है। चलिए, उसके बाद कहेंगे सभी विशेषज्ञ रचनात्मकता है। यानी कि अगर बात करते हैं तो साथियों विशेषज्ञ इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और कह के सभी कर्मचारी विशेषज्ञ हैं, और विशेषज्ञ की अगर बात करते हैं साथियों, ये कर्मचारी के अंतर्गत आ जाएंगे विशेषज्ञ। तो अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष गलत है, कौन सा सही है। करके कोई नियोक्ता विशेषज्ञ नहीं, बिल्कुल साथियों। जब कोई रचनात्मकता, क्या जब कोई रचनात्मक नियोक्ता नहीं हो सकता, तो कोई ना तो विशेषज्ञ हो सकता नियोक्ता और ना कोई कर्मचारी हो सकता, ये बिल्कुल सही है। कह के कोई कर्मचारी नियोक्ता नहीं, ये बात भी बिल्कुल सही है साथियों। यानी कि दोनों आपके निष्कर्ष सही हो जाएंगे। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, नंबर सीरीज पे भी साथियों 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट देखिए जो कि बहुत शानदार और बहुत जानदार मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, 11 है, 19 है, उसके बाद साथियों 59 है, और फिर 115 है, और फिर 347 आगे आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे सामने ये सवाल है कि हम 11 से 19 कैसे बना सकते हैं और 19 से 59 कैसे बना सकते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप इसकी 2 से गुणा कर दोगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें से 3 माइनस कर दोगे तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथियों अगर बात करते हैं साथियों कि 19 से 59 कैसे बनाया गया है, तो 19 तियां कितने होते हैं साथियों? 57 होते हैं। यानी कि अगर 3 से गुणा करते हैं और यहाँ पर साथियों कितना हम घटा देते हैं, अगर बात करें 2 घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं साथियों? यहाँ पर अगर बात करें 2 घटा देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 57 प्लस होंगे साथियों, घटेंगे थोड़ी ना भाई साहब। 19 तियां 57 प्लस 2 59 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर भी गुणा तो होगी 3 से। क्या गुणा की अगर बात करते हैं, गुणा 3 से होगी, फिर तो 6 तियां 18 ज्यादा पहुंच जाएगा। फिर 2 से गुणा करिए साथियों, है ना। क्या 2 से? ऐसा तो नहीं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से। तो 59 दुना की अगर बात करते हैं साथियों 18 हो जाएगा, है ना। 118 हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पर 3 प्लस किए गए हैं। क्या किए गए हैं साथियों? 3 प्लस किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करते हैं, अब इसकी गुणा देखिए 2 से, 3 से, 2 से, और फिर से 3 से गुणा कराएंगे। तो अगर 3 से साथियों इसकी हम गुणा कराते हैं, कितना आता है साथियों? ये आपका 345 आता है। यानी कि अब इसमें 2 प्लस किया गया। अब देखिए गुणा आप किससे होगी? 2 से गुणा होगी। 2 से गुणा कराएंगे, 3 माइनस 2 प्लस, फिर 3 प्लस 2 प्लस। अगर बात करते हैं साथियों यहां पर अगर बात करें साथियों 3 माइनस हो जाएगा, है ना। 3 माइनस हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं 347 दुना कितने होते हैं? 7 दुना आपका 14, 8 और 1 9 और 6 आपका हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर चलें, तो अगर साथियों मान लेते हैं, क्या देखिए 3 माइनस होगा, 3 माइनस होगा तो 691 यहाँ पर आ जाएगा। और 691 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ। तो समझ में आया ऐसा कि अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए, तो इस सवाल की अगर बात करें, इसको भी कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, ये जो त्रिभुज में आपको जो नंबर दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे ग्रामीण लोग हैं। और जो एक रेक्टेंगल में आपको नंबर दे रखे हैं वो सारे शिक्षक हैं। जो सर्किल में नंबर है वो सरकारी कर्मचारी हैं, और जो यहाँ पर रेक्टेंगल में है वो स्नातक हैं। कहने कि उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या होगी? यानी कि उन ग्रामीण, आंसर इसमें से होगा उन ग्रामीण, है ना। सरकारी शिक्षक कहाँ गए? अच्छा, सरकारी ये आ गए, सरकारी ये आ गया, और शिक्षक की अगर बात करें साथियों ये आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उन ग्रामीण सरकारी शिक्षकों की संख्या क्या होगी जो स्नातक नहीं है? यानी कि स्नातक की अगर बात करते हैं साथियों, स्नातक वाला ये, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए। मैंने लाल बना दिया है। तो मैं कहूंगा मुझे एक ऐसा नंबर दिख रहा है साथियों जो कि नंबर 2 है, यहाँ पर छोटा सा 2 है। देखिए, ये ग्रामीण के अंतर्गत भी आ रहा है, शिक्षक के अंतर्गत भी आ रहा है, सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत भी आ रहा है, लेकिन स्नातक के अंतर्गत नहीं आ रहा है। तो 2 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों? उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि नंबर सीरीज का सवाल है, 1 है, 9 है, 36 है, 100 है। उसके बाद अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है, एक बार मुझे बताइए। देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा जैसा सवाल लग रहा है साथियों। वैसे एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो 1 से 9 हुआ है। आप यहाँ पर अगर बात करें गुणा हो रहा है ना, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 36 के किससे गुणा करेंगे? 100 आएगा, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों, अगर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, देखिए साथियों 27 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर बात करें 100 में से आप घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, 64 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर कितना आ रहा है साथियों, 8 बढ़ रहा है। तो आपको एक चीज नजर आ रही है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, यहाँ पर 5 का क्यूब आएगा, यानी कि यहाँ पर 125 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 100 और 125 कितने होते हैं, 225 होते हैं। 225 आपके ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 7 मित्र एक वर्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो 7 वर्ताकार, 7 लोग हैं साथियों, 7 मित्र हैं, वर्ताकार मेज यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक साथियों, ये 7 लोगों के बैठने की जगह बन गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आपको बताया जा रहा है कि राज सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दीनू कृप और वीर के बीच में बैठा है ना। उसके बाद साथियों दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, राज वीर के दाईं ओर। ठीक है, यानी कि अगर हम राज और सचिन से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आगे भी हमें राज या तो सचिन हमें मिल रहा है, तो हमें कॉमन मिल जाएगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों सवाल की, देखिए सबसे पहले अगर इस लाइन की बात करते हैं कि सचिन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर राज बैठा है, तो सचिन को आप कहीं पर भी बैठा लीजिए। मान लीजिए सचिन को आपने साथियों यहाँ पर बैठा ला, तो कहने के सचिन के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, राज, यानी कि राज यहाँ पर बैठ जाएगा। अब आप वो लाइन ढूंढिए जहां पर राज या सचिन में से कोई एक हो। सचिन है तो सचिन के दाईं ओर, इसको लाइन को मत छूइए क्योंकि इसमें हमें नहीं मिल रहा है सचिन या राज है। तो अगली देखिए, सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दीनू बैठा है, तो सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर दीनू, यानी कि दीनू यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, यानी कि राज जो है ना वीर के, क्या लिखा हुआ किधर गया, राज वीर के दाईं ओर, यानी कि वीर को हम किधर बैठा ले साथियों, अगर हम वीर को इधर बैठालते हैं, है ना, वीर को अगर हम इधर बैठालते हैं तो वीर के की अगर बात करते हैं, किधर गया, ये तो घूम जा रहा है बार बार, वीर के दाईं ओर, यानी कि 1 2 3 4, बिल्कुल वीर के दाईं ओर एक तरीके से अगर बात करते हैं साथियों चौथे स्थान पर राज बैठा है, ये भी हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं साथियों रॉकी जो है ना ये सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको छोड़ दीजिए। अब इस वाली लाइन पर आया है, कह रहे कि दीनू जो है ना ये कृप और वीर के बीच में बैठा है। तो वीर और कृप के बीच में कौन बैठा है, कृप आपका यहाँ पर बैठेगा क्योंकि कृप और वीर के बीच में दीनू बैठा है। अभी 2 लोग बाकी हैं, एक बार ये लाइन हो चुकी है, ये लाइन हो चुकी है, दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दीनू सचिन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर हो चुका है, राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, राज वीर के दाईं ओर चौथे स्थान पर हो गया है, यानी कि सैम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर साथियों रॉकी है। तो अगर सैम को आप यहाँ पर बैठा लें तभी तो सैम का दाईं ओर दूसरे स्थान पर रॉकी यहाँ पर बैठ पाएगा। तो सातों के साथ आपने बैठा दिए, वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, वीर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर साथियों रॉकी बैठा है। तो रॉकी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यकीन मानिए साथियों एक ऐसा सवाल आ रहा है, एक ऐसा आएगा, एक थोड़ा सा साथियों चेंज करके आएगा, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आप लोग साथियों वीडियो में बने रहिए, एक एक सवाल को चुन चुन के साथियों देखेंगे, जैसे जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। एक ऐसा भी सवाल साथियों पूछा जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में रोज इज रेड को लिखा जाता है टिक रिक सिक, ठीक है, स्काई इज ब्लू को लिखा जाता है विक टिक फिक, ठीक है, डेंजर सिग्नल्स आर रेड को लिखा जाता है रिक निक टिक के। कह रहे के साथियों रोज के लिए क्या कोड होगा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रोज कहाँ पर लिखा हुआ है, रोज आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि रोज का कोड निकालने से पहले हमें इज का कोड मालूम होना चाहिए और रेड का कोड मालूम होना चाहिए। तो इज का कोड निकालिए और फिर उसके बाद रेड का कोड निकालिए, उसके बाद साथियों रोज का कोड आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए रोज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो रोज का कोड हो सकता हो टिक हो, रिक हो या सिक हो। इज की अगर बात करें, इज एक तो यहाँ पर है और एक इज यहाँ पर है, यानी कि इसमें से और इसमें से एक सेम होगा, वो आपका इज का कोड होगा। तो देखिए क्या सेम है, टीआईसी सेम है, टीआईसी बिल्कुल साथियों टीआईसी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा साथियों टीआईसी, ये आपका साथियों किसका कोड हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा। तो टीआईसी अब आंसर नहीं हो सकता, यानी कि रोज का कोड अब नहीं हो सकता, रोज का कोड रिक होगा या सिक होगा। अब उसके बाद देखिए रेड की अगर बात करें, रेड कहाँ पर लिखा हुआ, रेड एक यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि रेड का कोड इसमें होगा और साथियों इसमें हो सकता है। तो देखिए क्या सेम है, आर आई सी यहाँ पर है, आर आई सी यहाँ पर है, बिल्कुल साथियों आर आई सी यहाँ पर है, तो मैं कह सकता हूँ आर आई सी यहाँ पर है और आर आई सी यहाँ पर है। तो ये क्या होगा साथियों, आर आई सी आपका रेड का कोड हो जाएगा। बचा क्या साथियों, बचा आपका यहाँ पर एस आई सी, तो मैं कहूंगा एस आई सी आपका जो होगा ये रोज का कोड हो जाएगा एस आई सी। तो एस आई सी कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि काबुल का अफगानिस्तान से वही संबंध है जो कैनबरा का किससे है। अफगानिस्तान की राजधानी है साथियों काबुल, कैनबरा किसकी राजधानी है आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है, आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। पहले नंबर पर लिखा हुआ है भाग और माइनस, यानी कि ये जो नंबर्स लिखे हैं
जैसे कि 63 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद साथियों 7 है, उसके बाद 28 है, फिर 3 है, फिर बराबर 144 है। यानी कि अगर हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को माने और भाग भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग लिख दें, तो अगर इसको कैलकुलेट करके 144 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, वरना फिर हम बी को चेक करेंगे। तो इसको चेक करिए, भाग लिखा है ना तो भाग की जगह पर माइनस आ जाएगा, भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग, माइनस लिखा है तो माइनस की जगह पर भाग आ जाएगा। प्लस की अगर बात करें तो प्लस का प्लस रहेगा, गुणा का गुणा रहेगा। अब देखिए ये भाग है 7 तिया 21, यानी कि यहाँ पर पूरा पूरा 3 आ जाएगा। 28 तिया कितने होते हैं, 8 तिया आपके कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। 3 दूना 6, 7 8, 84 हो जाएंगे। अगर ये 144 से आ गया तो हमारा आंसर हो जाएगा, वरना फिर हम बी को चेक करेंगे। देखिए 63 में से 3 जाएगा तो 60 बचेगा और 84। अब इसको साथों अगले स्टेप में जोड़ देंगे। देखिए 4 0 4 हो जाएगा, 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो साथों आ गया 144 बराबर 144, यानी कि हमारा जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों मैं आपसे फिर कहूंगा, क्वेश्चन मैंने बहुत अधिक नहीं लिए हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यकीन मानिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की पिछली सभी शिफ्टें निचोड़ हैं साथियों। अगर आप ये क्लास देख लेंगे तो आपकी आगामी वाली शिफ्ट साथियों जो है ये बहुत आराम से आपकी क्रैक हो जाएगी। इसलिए बस जितनी चीजें मैं आपको बताता रहूं वो चीजें आपको साथियों देखते जाना है। अभी तो मैथ शुरू होगी, मैथ तो बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, क्योंकि मैथ सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन जो सारे क्वेश्चन कर देता है मैथ के, और मैथ में सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आप कर देते हैं तो 99% साथियों आपके चांसेस हैं सिलेक्शन के, 99%। क्योंकि जो बंदा मैथ कर देगा वो रीजनिंग बहुत आराम से कर लेगा, और जो बंदा मैथ और रीजनिंग कर लेगा फिर वो कम से कम जीके में तो अच्छा प्रदर्शन कर ही लेगा ना, है ना। चलिए तो कह रहे हैं साथियों 6 मित्र हैं, अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज, विजय, एक वृत्ताकार मेज के परिता बैठे हुए हैं। तो एक मेज हमने बना ली, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और साथियों 6, ये 6 लोग यहाँ पर हो गए। उसके बाद कहने कि उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। अच्छा, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है, यानी कि सभी का मुंह केंद्र से बाहर है। क्या सभी का मुंह जो है ना वो केंद्र से बाहर है। कहने कि मनोज सीमा और नीतू के बीच में बैठी है, अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, सीमा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो स्टार्ट कीजिए। कह रहे कि सीमा और नीतू के बीच में मनोज बैठा है। रुक जाइए, सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में अजय बैठा है, तो सीमा को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए सीमा को आपने यहाँ पर बैठा दिया। सीमा का बायां क्या होगा, अब सीमा का बायां साथियों ये होगा, क्योंकि मुंह इसका इस तरफ है। तो सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, अजय बैठा है, यानी कि अजय यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। करके सीमा और नीतू के बीच में बैठा है मनोज, यानी कि सीमा और नीतू, नीतू यहाँ पर आ जाएंगी। सीमा और नीतू के बीच में कौन बैठा है, मनोज बैठा है, मनोज यहाँ पर बैठ जाएंगे। अब उसके बाद देखिए नीतू की पड़ोसी नहीं है कविता, यानी कि कविता यहाँ पर नहीं बैठेगी, तो कहे कविता जाहिर सी बात है सातु यहाँ पर बैठेगी। अब एक बचा है सातु, विजय बचा है, तो विजय वो यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि सीमा के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो सीमा ये होगी दाईं और तीसरे स्थान पर साथियों कौन बैठा है, विजय ही तो बैठा है। तो विजय आपका जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, कहने कि त्रिभुज का संबंध साथियों पिरामिड से है, तो आयत का संबंध साथियों किससे होगा मुझे बताइए। तो त्रिभुज से पिरामिड बनते हैं साथियों, ठीक है ना। तो उसी प्रकार साथियों आयत से क्या बनते हैं, घनाभ बनते हैं। तो आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, घनाभ हो जाएगा साथियों। आयत का संबंध घनाभ से है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भैया उस पासे का चयन आपको करना है जिसे दी गई शीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। अब देखिए अगर हम सबसे पहले यहाँ पर निर्णय एक ये लें, आपको ये दिख रहा है ना अच्छे तरीके से, और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं, देखिए और बड़ा कर दिया मैंने, ये लीजिए। देखिए साथ यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर कहा गया है, देखिए सबसे पहले अगर हम जैसे कि ये है, ये ओपन पासा है, खुला पासा, और ये चारों बंद पासे हैं। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि इस ओपन पासे से क्या ये वाला पासा बन सकता है या नहीं, इसकी टेस्टिंग आप कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 है, अच्छा यहाँ पर भी 2 है, 2 का विपरीत क्या होगा, एक को छोड़कर होता है विपरीत, यानी कि 2 का विपरीत 4 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 का विपरीत 4 आपको दिख गया है, हमें दिखना नहीं चाहिए, है ना। तो ये वाला आपका पासा नहीं बन पाएगा इससे, समझ गए साथियों। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी बात करें, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, अब देखिए 3 की बात करें, 3 देखिए 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, अब बचा 3, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 का विपरीत 5 आपको दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए, अगर दिख रहा है तो वो पासा नहीं बन सकता। इसकी अगर बात करें 1 का विपरीत, अब देखिए 1 का विपरीत 6 है, यहाँ पर 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा है। 2 की बात करें, 2 का विपरीत 4 है, यहाँ पर 2 का विपरीत 4 भी नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत साथियों 3 है, यहाँ पर 3 भी, यानी कि ये वाला पासा बन जाएगा इस पासे से। अब इसकी अगर बात करें तो 2 का विपरीत अगर बात करें 4 है, नहीं दिख रहा है, 3 का विपरीत 5 है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन पाएगा। यानी कि सिर्फ इकलौता यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला पासा बन पाएगा इस खुले वाले पासे से। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ था तो बिल्कुल सही। एक विशिष्ट कोड भाषा में BULK को 4 2 1 2 4 11 लिखा जाता है, तो INCH को क्या लिखा जाएगा। देखिए अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पर देखिए, जिसके यहाँ पर K है तो K का प्लेस वैल्यू 11 होती है।
अगर एल की बात करें साथियों, एल की 12 होती है लेकिन यहाँ पर डबल लिखा हुआ है, और यू की 21 होती है तो 21 ही लिखा हुआ है, और बी की 2 होती है तो डबल लिखा गया है, यानी कि इसकी डबल लिखी हुई है और इसकी डबल लिखी है, बाकी इसकी भी सिंगल है और इसकी भी सिंगल लिखी हुई है। तो यही काम हम इसमें करेंगे, जैसे आई 9 पर होता है ना, तो सिंगल लिख देंगे। एन 14 पर होता है तो 14 की जगह क्या आ जाएगा साथियों, है ना। अच्छा यहाँ पर अगर एक सेकंड सॉरी, पहले की जो है वो डबल लिखी हुई है, पहले की देखिए बी की जगह वही 2 पर होता है 4 पर लिख दे, यानी कि आई 9 पर होता है तो 18 आएगा, और इसकी सेम लिखी जाएगी 14 आएगी, फिर सी की डबल हो जाएगी 6 हो जाएगी, और फिर एच की जो है ना वो 8 की 8 ही रहेगी। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है एक बार देखकर साथियों मुझे जरा बताइए, 18 14 68 ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और चेक करेंगे साथियों कि कैसे कैसे किस किस टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अगर आप वाकई में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो ये कुछ सवाल हैं, लगभग 6 से 7 सवाल होंगे साथियों, और मैं कहूँगा 6 से 7 सवालों में मैं आपको निचोड़ दे दूंगा, है ना, जैसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए तो मैथ का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक विलियन है, इस विलियन ए में अम्ल है और जल है। अच्छा, अम्ल और जल का अनुपात दे रखा है 1:5 के अनुपात में है। उसके बाद कह रहे हैं कि विलियन बी है, 2 विलियन है, विलियन ए है, विलियन बी है, विलियन बी में भी अम्ल और जल है, इनका अनुपात 2:7 है। ये मैं आपको बताऊंगा ये सवाल आखिर करना कैसे होता है आसानी से। कह रहे कि यदि दोनों विलियनों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाए तो इस प्रकार बने नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। आपको ऐसा सवाल दिएगा, ऐसा लिखा होगा मिश्रण ए है, मिश्रण बी है, मिश्रण ए में ये और ये चीज है इसका अनुपात इतना है, और मिश्रण बी में भी ये और ये चीज है इसका अनुपात इतना है। तो अगर उन दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिश्रित किया जाए तो इस प्रकार बने नए मिश्रण में इसका और इसका अनुपात क्या होगा। कभी भी ऐसा सवाल है तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका विलियन ए है और ये आपका विलियन बी है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पर साथियों 2 चीजें आपको दी जा रही हैं, एक तो आपको साथियों अम्ल दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है साथियों, जल है। और अगर बात करते हैं साथियों विलियन बी की, तो विलियन बी में भी क्या है, एक सेकेंड, अगर बात करते हैं साथियों विलियन बी की, तो विलियन बी में भी क्या है, यही 2 चीजें हैं, अम्ल है और जल है। आखिर इनको करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इधर क्या है, अच्छा अम्ल की अगर बात करें, पहले अम्ल अम्ल कर लें, है ना। अम्ल अगर बात करें, जैसे अम्ल यहाँ पर क्या है एक, अब ये आप क्या लिखोगे साथियों, आप लिखोगे 1 और यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों का योग कर दोगे यानी कि 6 आ जाएगा, ये हो गया। अब अगर इसकी बात करते हैं साथियों अम्ल और जल की, अगर हम लोग साथियों यहाँ पर बात करें तो ये कितना है, अगर बात करें ये वाला आ गया 2 और 2 आ गया यहाँ पर, और इसका क्या लिखोगे प्लस कर दो यानी कि ये आपका 9 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर क्लियर है साथियों तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका आ गया साथियों ये चीज़ है, ठीक है ना। चलिए इसकी हम क्या बना लेते हैं साथियों, इसकी हम बना लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये 1/6 आपका हो गया, और प्लस करके साथियों क्या हो गया, 2/9 हो गया, 2 आपका 9 हो गया। तो ये तो आपका हो गया साथियों अम्ल अम्ल का। अब उसी प्रकार साथियों जल का हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि ये 5 हो गया, 5 हो गया और क्या नीचे योग आ जाएगा यानी कि 6 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी अगर बात करें 7 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा साथियों, इसका योग आ जाएगा, ठीक है ना, 5/6 और 7 ऐसे ही साथियों इसको भी कर लो जल का, है ना, जल का कर लो, इसको अलग ब्रैकेट बंद कर लो और उसको फिर अलग ब्रैकेट बंद कर लेना। ये क्या हो गया 5/6 प्लस आपका 7/9 हो गया अलग ब्रैकेट में। इसको अब आपको क्या करना है साथियों, कैलकुलेट करके मुझे बताना है कैसे क्या है। देखिए 9 एकम 9 और 6 दूना 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा साथियों 21 हो जाएगा, और 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 54 यहाँ पर आ जाएगा। अनुपात ये आपके सामने है, 9 पंजे 45 है ना, 45 आपका हो गया, और 6 छंग 34, 6 सत्ते 42, तो ये कितना हो जाएगा साथियों आपका 7 और 8 यानी कि 87 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 पंजे 45, 9 छंग 54, अनुपात है 54 से 54 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 21:87, है ना, 21:87। ये 3 से कट करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 नीम 27, यानी कि अगर बात करें नए विलियन में अम्ल और जल का अनुपात जो आएगा वो 7:29 आएगा, और 7:29 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रही कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 750 है, यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य के, फिर से पढ़िए, इसे यदि इसे 16% की छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य जो है ना इसके क्रय मूल्य के साथियों, एक सेकंड मैं यहाँ पर कुछ एडिटिंग करने को वो कर देता हूँ। इसके क्रय मूल्य के 3/2, है ना, एक सेकंड, 3 और बटा कहाँ से आएगा, बटा और 2, है ना, 3/2 के क्रय मूल्य के बराबर, 3/2 गुने के बराबर ये होना चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक सेकंड रुकिए। क्या लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर, अगर बात करें 3/2 गुने के बराबर है ना, गुने के बराबर है, गुने के बराबर है, और उसके बाद वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं साथियों, हो जाएगा। इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, हो जाएगा। देखिए
अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले अगर बात करें अंकित मूल्य कितना दे रखा है साथियों, अंकित मूल्य 750 दे रखा है, यानी कि 16% की छूट पर बेचा जाता है। तो जरा 750 को 16% की छूट पर बेचोगे तो 84% में बेचोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर 750 की कोई वस्तु 16% की छूट पर बेच रहे हो तो देखिए वो कितने की बिकेगी, है ना। पॉइंट आ जाएगा जीरो हट के पॉइंट। अब आप 75 की गुणा 8.4 से करा लीजिए और बता दीजिए कितना आएगा। देखिए 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 29 30 आपका हो जाएगा, 8 पंजे आपका 40 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60 हो जाएगा। ये आ गया 0 0 3 और 6 आ गया, यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि 750 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई वस्तु है, 16% की छूट दोगे तो वो वस्तु 630 रुपए की बिकेगी। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है कि इसका विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य, यानी कि ये अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर साथियों हम लोग बात करें विक्रय मूल्य आपका क्या आ गया, 630 यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, क्रय कहने के इसका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि ये जो 630 है, ये इसके क्रय मूल्य का 3/2 है। क्रय मूल्य हम क्या मान लें, हम साथियों क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। क्या क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं, यानी कि जो इसका विक्रय मूल्य है, यानी कि जो 630 है, इसके क्रय मूल्य का यानी कि x का 3/2 है, ये ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, क्रय मूल्य आपका आ जाएगा और वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 की गुणा 630 से हो जाएगी, 630 गुणा 2 और 3 से साथियों भाग हो जाएगी और आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 दूना 42, यानी कि 420 आपका साथियों जो आएगा 420 साथियों यहाँ पर अगर बात करें आपका जो आएगा वो क्या होगा, वो आपका एक तरीके से क्रय मूल्य होगा। तो ये सवाल आपकी समझ में आया, अगर समझ में आया साथियों तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है और ये सवाल साथियों बहुत शानदार आपकी स्क्रीन पर जो आया है ना, बहुत अच्छा है। देखिए एक त्रिभुजाकार पार की भुजा 60 मीटर है ना, 60 मीटर। उसके अलावा अगर बात करें 297 मीटर और 330 मीटर, 303 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसका क्षेत्रफल जो है ना, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, ये एक वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल बराबर है। तो कह रहे बगीचे का परिमाप आपको यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो बगीचे का परिमाप क्या होता है, देखिए बगीचे का परिमाप यानी कि जो वर्गाकार बगीचा है, मान लीजिए वर्गाकार बगीचा ये है तो इसको हम वर्ग मानेंगे। इसकी भुजा अगर हम a मानते हैं तो इसका परिमाप कितना हो जाता है साथियों, इसका परिमाप 4a हो जाता है, यानी कि आपको 4a बताना है। तो सबसे पहले तो a आप निकालोगे, उसके बाद उसकी गुणा 4 से करा दोगे तो 4a यानी कि वर्ग का परिमाप निकल आएगा। अच्छा, इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वर्ग की भुजा a है तो a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपकी समझ में आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें सबसे पहले जो त्रिभुजाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। और त्रिभुजाकार क्षेत्रफल निकालने के लिए साथियों हमें क्या चाहिए होता है, देखिए हम इसका सूत्र सबसे पहले साथियों आपको बता देते हैं, बाकी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसका जो सूत्र होता है वो अंडर रूट में साथियों क्या है, s और साथियों फिर s माइनस a, ठीक है। उसके बाद साथियों s माइनस बी और फिर s माइनस सी ये होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि a b c तो आपको मिल जाएगा, a b c ये तीनों a b c हैं, लेकिन s कैसे निकालोगे, s का एक अलग साथियों होता है। s क्या कहलाता है साथियों, ये अर्ध परिमाप कहलाया जाता है। s कैसे निकालोगे, इन तीन भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दोगे, यानी कि 60 प्लस 297 प्लस आपका 303 को जोड़कर साथियों आपको 2 से भाग दे देना है, ये आपका s निकल आएगा अर्ध परिमाप, वो यहाँ पर रख देना। तो इसको जोड़ो पहले, 7 3 10, 10 और 0 10 आ जाएगा, 1 लग जाएगा, ये आपका 10 हो गया, 10 और ये आपका 16 हो गया, है ना। आपका 4 5 6 यानी कि 660/2 यहाँ पर आ गया है। तो इसको अगर कट करोगे 2 3 0 आ जाएगा, यानी कि अगर बात करें इसको अब हटा दीजिए सबको, 330 आया है साथियों। क्या अर्ध परिमाप यानी कि s का मान साथियों क्या आया है, 330 यहाँ पर आ चुका है। अब साथियों फिट कर दीजिए ब्रैकेट में, क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, s क्या है 330 और साथियों गुणा क्या आ जाएगा s माइनस a। अब एक काम करिए, एक स्टेप बढ़ा करना लिख के s माइनस a यानी कि 330 माइनस 60 आएगा। तो 330 में से साथियों अगर आप 60 घटाएंगे तो मेरे हिसाब से 270 बचेगा, ठीक है। अब s माइनस b यानी कि 360 माइनस 297, तो 360 में से अगर 297 को साथियों आप घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि सॉरी 330 में से 297 को घटाओगे तो 30 और 3 33 बचेगा, ठीक है। s माइनस सी की अगर बात करते हैं 330 में से 303 को घटाना है तो सिर्फ साथियों 27 ही आपका बचेगा। तो ये आपका यहाँ तक आ चुका है। अच्छा, अगर बात करें यहाँ पर एक बात कही गई थी कि जो क्षेत्रफल है ना, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, ये जो है ना ये वर्गाकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर है और वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, यानी कि ये a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें साथियों, अब आपका अगला काम क्या हो सकता है, आपका अगला काम ये हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं साथियों, देखिए आप इसको अंडर रूट से निकालिए। आप इसको अंडर रूट से कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई साहब, जैसे कि ये 330 है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 33 और 10 लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, 33 गुणा 10 लिख लेंगे। ये 270, इसको 27 गुणा 10 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या बचा हुआ है, 33 गुणा 7 27 बचा हुआ। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डबल मिलेगा, 33 2 बार मिलेगा,
27 भी 2 बार मिलेगा और 10 भी 2 बार मिलेगा, यानी कि आपका एक एक बाहर आ जाएगा, एक 33 बाहर आ जाएगा, एक 27 बाहर आ जाएगा और एक 10 बाहर आ जाएगा और ए स्क्वायर तो आपका चल रहा है क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर सातों अंडर रूट आ जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा। एक लाइन मैंने कम करी है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो अब इसमें से सातों आप निकालिए। कैसे आप सातों निकालोगे इसको देखिए। 33 की अगर बात करें ये आपका क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 एक सेकेंड, ये आपका सॉरी ये आपका क्या होगा 11 गुणा, है ना, 11 3 33 हो गया। 27 आपका हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 और आपका ये सातों क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या है, ये ए चल रहा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर बात करें ये 4 बार है तो 2 बार तो 3 बार आ जाएगा। अब बचा क्या अंदर 11 गुणा 10 यानी कि 110 बचा। तो मैं कहूँगा साथों ए बराबर क्या आया है, ए बराबर 3 3 9 और अंडर रूट में है ना 110 आया है। ए बराबर आपका निकल आया। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि बगीचे का परिमाप पूछा जा रहा है यानी कि वर्ग का परिमाप पूछा जा रहा है, परिमाप 4a होता है। तो पहले a निकालिए उसके बाद उसकी गुणा 4 से कर दीजिएगा। तो कितना निकलेगा 4 × 9 × 110। तो मैं कहूँगा 4 9 36, 36 अंडर रूट 110 आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ये बगीचे का परिमाप हो जाएगा। तो 36 अंडर रूट 10 कहाँ पर लिखा हुआ है साथों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। बशर्ते इसमें साथों समय ज़्यादा लगा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो हज़ारों हज़ार लाखों लाख बच्चा इस सवाल को नहीं कर पाएगा। आप टारगेट सिलेक्शन से पढ़ते हो तो आप इस सवाल को बहुत आराम से कर ले जाओगे। तो ये समझिए कठिन सवालों पर साथों प्रैक्टिस आप बनाइए। इसमें करना कुछ नहीं है, चीज़ें साथियों बहुत आसानी से हो जाएगी, बहुत तेज़ी के साथ। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए इस सवाल को और साथों आप लोग मुझे बताइए कि आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। बताइए देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों क्या आपसे कहा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, कह एक ट्रेन 56 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है। इसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दी जाए तो 225 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ये बात साथों यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। सबसे पहले एक चाल निकालिए। देखिए दूरी आपके पास है, आपके पास समय है, आप चाल बहुत आराम से निकाल सकते हो। और जितनी चाल निकल कर आएगी उसमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 9 किलोमीटर की चाल कम करना, फिर आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अगर क्योंकि हमारे पास दूरी और समय है तो हम चाल निकाल लेते हैं। दूरी कितनी है साथियों 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय की अगर बात करें, समय साथियों 40 मिनट है। 40 मिनट को घंटे में बदलोगे तो हमेशा 60 से आपको भाग करानी होगी। तो साथियों 40 यहाँ पर आएगा, अब 60 आपका यहाँ पर आएगा और इसको कैलकुलेट करके ये ऊपर आपका चला जाएगा। तो डायरेक्ट एक काम करो, ऊपर ही यहाँ पर लिख दो 60। तो इसको कैलकुलेट करोगे आपको चाल पता चल जाएगी। 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा और 14 छंग आपका 84 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए 14 पंजे 70, 14 छंग 84, यानी कि आपकी चाल जो निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है, वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है कि 9 किलोमीटर की चाल को कम करना है। तो 9 अगर आप इसमें से कम करोगे तो अब आपकी चाल कितनी आ जाएगी, नई चाल आपकी आ जाएगी साथियों 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। उसके बाद देखिए अगर कह रहे कि तो अब दूरी एक नई दूरी आ गई है। कह रहे कि 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चाल तो साथियों वही है 75 किलोमीटर की। तो समय आपसे पूछा जा रहा है, निकाल दीजिए, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। अगर 25 से कट करें साथियों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 या 5 से कट करें तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 15 तियां 45, यानी कि 3 घंटे आपका जवाब हो जाएगा। एक दुकानदार 30 वस्तुएं बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल हो करें कि इतनी वस्तुएं बेचने पर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यानी कि 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 8 को ही आपको प्रतिशत में बदलना है। गुणा 100 लगाइए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर लिखा हो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो इनका डिफरेंस करा देना। क्या 30 माइनस 8 यहाँ पर करा देना, इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 22 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये 2 से कट करें तो साथियों 400 बटे 11 आ जाएगा और इसको अगर कट करें तो साथियों 11 आ गया, 11 तियां कितना हो जाएगा साथियों 33 हो जाएगा। बचेगा क्या साथियों 7, 11 छंग आपका कितना हो जाएगा 66, बचेगा 4, यानी कि 36 सही 4 बटे 11 का प्रतिशत का लाभ होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उसके बाद साथियों जी के जीएस के सवाल हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए तो साथियों अगला सवाल है, कह रहे कि एक ट्रेन 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखिए ये चाल जो है ना ये किलोमीटर में है, तो जो समय है समय को भी साथियों आप घंटे में बदलोगे तो साथियों 60 से आप भाग करा दोगे। तो अगर ट्रेन की चाल की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर दूरी बटे समय दे रखा है, तो दूरी कितनी है साथियों 14, और समय की अगर बात करें समय ये साथियों 10 बटे 60 है। तो क्या काम करिए 60 नीचे ना लिखकर ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। चाल आपकी कितनी आ जाएगी साथियों
14 छंग 84 यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या आ गई चाल आ गई। अब कहने के 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इसमें से कम कर दी जाए, तो 4 अगर कम करोगे, ऐसा सवाल शायद हमने पहले देख चुके हैं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों चाल जो है ना वो आपकी हो जाएगी। तो अब कहने के उसे उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 14 किलोमीटर की दूरी, 14 किलोमीटर की अगर बात करते हैं साथियों दूरी, उसको क्या एक तरीके से अगर बात करें, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे में उसको तय करनी हो तो कितना दूरी करने में कितना समय लगेगा। समय आपसे पूछा जा रहा है दूरी बटे 4, लेकिन एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करें ना साथियों, देखिए इसको कैलकुलेट कराएं तो ये 40 आ जाएगा और ये आपका साथियों यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर लेकिन मिनट में साथियों आंसर आपको बताया जा रहा है, तो ये आपकी साथियों जो समय आया है ये घंटे में आया है, मिनट में अगर कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से गुणा कराएंगे, 20 दूना और 20 तियाँ, ठीक है ना। ये 7 तियाँ 21 आपका हो जाएगा बटे 2, ये 21 बटे 2 है, तो ये आपका 10.5 हो जाएगा, जो कि 10 सही 1 बटे 2 कहलाता है। तो 10 सही 1 बटे 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जीके वगैरह के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। जीके के भी क्वेश्चन देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों इन सवालों को हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आए। भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं, यदि वे राज्यसभा के सदस्य हैं, तो यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये आपका जवाब होगा। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो मैं कहूंगा साथियों राज्यसभा उत्तरदायी होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में, लोकसभा में, मैं कहूंगा साथियों लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति का पुरजोर समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने का अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवाद और निजीकरण जैसे नव उदारवादी नीतियों का जोरदार विरोध है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी की बात चल रही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात चल रही है। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीपीएस की अगर बात करें, जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो ये साथियों 12 घंटे में एक बार करता है, हर 12 घंटे में एक बार करता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको मैग्मा कहा जाता है। मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले शैल को क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो इसको साथियों चूना में चट्टान कहा जाता है। क्या चूना में चट्टान कहा जाता है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह समान है और एक युग्म भिन्न है, तो उस भिन्न वाले का आपको चयन करना है। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सा अलग है, मुझे बताइए। देखिए सहारा मरुस्थल की अगर बात करें तो ये अफ्रीका देश में है। थार मरुस्थल की बात करें तो ये साथियों भारत में है। कालाहारी मरुस्थल की अगर बात करें तो ये अमेरिका में नहीं है, फिर कहाँ पर है साथियों, ये भी अफ्रीका में है। तो कुल मिला के सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि ये गलत है। गोभी की अगर बात करें तो ये साथियों मंगोलिया में, बाकी ये चीन में भी है। अगला देखिए रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये साथियों कहाँ स्थित है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए विंसन मैसिव पर्वत यानी कि माउंट विंसन इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये साथियों कहाँ पर है, ये अंटार्कटिक में है। अंटार्कटिक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए बड़े भाग के टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उस पर्वत को क्या कहा जाता है, उस पर्वत को साथियों ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत आपका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो नेपाल के साथ तो भैया देखिए उत्तर प्रदेश भी है, उत्तराखंड है, बिहार, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं। अब नहीं है साथियों तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों, अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बता रहा है। देखिए अगर यहाँ पर बात करते हैं स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में बिल्कुल सही है, गोविंद सागर ये आपका हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही, शांति सागर की अगर बात करें केरल में नहीं है, क्यों, क्योंकि ये साथियों कर्नाटक में स्थित है। और नागार्जुन सागर बांध ये भी साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, तो ये साथियों राजस्थान से निकलती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो नर्मदा नदी का उद्गम यानी कि नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। अगला देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, यमुना नदी की बात चल रही है। अगला देखिए दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो क्या उद्देश्य होता है साथियों, एक तरीके से पेयजल की आपूर्ति करना, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बिल्कुल ये सारे के सारे उद्देश्य होते हैं। आंसर आपका भी होगा। हावड़ा ब्रिज के शहर में स्थित है साथियों, तो हावड़ा ब्रिज तो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है, तो किस बीमारी के द्वारा होता है साथियों आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूँगा एड्स के द्वारा होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है, तो साथियों स्कर्वी नामक बीमारी ठीक हो जाती है खट्टे फलों के सेवन से। उसके बाद देखिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर आया है, तो मैं कहूँगा अपना देश भारत शीर्ष पर आया है। आंसर आपका जो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में कौन पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? मैं कहूँगा साथियों दक्षिण अफ्रीका करेगा। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत साथियों? 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि कौन सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा जो है ना, ये साथियों पंच मिशन लॉन्च करेगा। उसके बाद देखिए, किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 से जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? मैं कहूँगा साथियों झारखंड राज्य ने जीती है। अगला देखिए, यानी कि सेंट एंथनीज समारोह कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों समारोह मैं कहूँगा श्रीलंका देश में शुरू हुआ है। सेंट एंथनीज समारोह श्रीलंका में शुरू हुआ है। कौन 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है? तो अगर बात करते हैं साथियों दिल्ली एयरपोर्ट की, तो दिल्ली एयरपोर्ट 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। देव मुखर्जी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। ये कौन थे? ये साथियों एक अभिनेता थे। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने किसे सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? मैं कहूँगा कमल वली की अगर बात करें, इनको आईसीआईसीआई बैंक ने सुरक्षा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। किस देश ने अमेरिका से पोलैंड में परमाणु हथियार तैनात करने का आग्रह किया है? तो ये काम साथियों पोलैंड नहीं किया है ना। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, करके अमेरिका ने किस देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है? तो अमेरिका ने कनाडा देश के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है, यूक्रेन बना है। मैं कहूँगा यूक्रेन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। और किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह के भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो भारत का वन क्षेत्र बढ़कर साथियों मैं कहूँगा 25.17% हो गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ पर बनेगा? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम साथियों प्रयागराज में बनेगा। प्रयागराज आपका जवाब है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ आवंटित करने का निर्णय लिया है? तो ये काम साथियों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इसने किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो साथियों नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, माथो नागराज के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों लद्दाख में शुरू हुआ है। मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ है। कौन पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है? तो मैं कह सकता हूँ गुजरात राज्य पीएम सूर्यघर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मैं कह सकता हूँ साथियों नई दिल्ली में किया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। सैयद आबिद अली का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ये कौन थे? तो ये एक क्रिकेटर थे। ये आपको साथियों दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।